हेलो, वेलकम आप लोगों का यूट्यूब चैनल पे। देखिए, यहाँ पर हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर लेने वाले हैं, जो कि आपकी एकेडमिक और कंपटीशन प्रिपरेशन में यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। आने वाले कई तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन को अप्रोच करना और एकेडमिक एग्जाम्स के अंदर यहाँ पर आपको किस तरीके से फिजिक्स के क्वेश्चन को यहाँ हैंडल करना है और डील करना है, इनमें इन क्वेश्चंस की यहाँ पर काफ़ी मदद रहेगी। हम आने वाले कुछ और वीडियोज़ में थ्योरीज के यहाँ सेगमेंट्स और इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को यहाँ सब्सक्राइब करिए। देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से और समझते हैं। यहाँ पर आपके पास में जो है वो एक क्वेश्चन दे रखा है, वेक्टर्स का क्वेश्चन है कि रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेज। आपके पास में दो फोर्सेज हैं, वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, एक दूसरे का जो यहाँ पर है वो डबल है, इस परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्स, जो कि परपेंडिकुलर यहाँ पर होगा किसके, स्मॉलर के। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेज। तो हमें इन दोनों फोर्सेज के बीच का एंगल निकालना है। तो देखो, फोर्स जो है सबसे पहले आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और समझाना क्या चाह रहा है, बोलने क्या चाह रहा है उसको समझते हैं। आपके पास में ऐसा मान रहे हैं कि दो यहाँ पर वेक्टर है, वेक्टर मतलब ऐसा फोर्स जैसा मान लेते हैं। तो एक फोर्स जो यहाँ पर आपकी x है और दूसरी फोर्स यहाँ पर आपकी कितनी है, 2x है। तो एक वेक्टर मैंने बनाया x और एक वेक्टर मैंने बनाया यहाँ पर आपका 2x। इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, इनका रिजल्टेंट इनके बीच में से आएगा। वेक्टर्स के रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में कहीं आते हैं जो दोनों को हटाने पे वही काम करते हैं जैसा कि ये दोनों मिलके कर रहे थे। तो यहाँ पर वो जो रिजल्टेंट आने वाला है वो आपका पहले वाली छोटी वाली फोर्स जो है, इनमें से जो छोटा फोर्स है उसके यहाँ पर क्या आएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पर बता रहे हैं। तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट यहाँ पर है, मैं इसे r लिख देता हूँ, इस परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन, खुद पढ़ सकते हो, वो परपेंडिकुलर है स्मॉलर ऑफ द टू फोर्स, छोटे वाली फोर्स के वो परपेंडिकुलर यहाँ पर है। तो एक फोर्स x, एक 2x, उन दोनों का रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। तो हमें इन दोनों के बीच का यहाँ पर एंगल बताना है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्सेस, एक x और एक 2x में, इनके बीच का यहाँ पर ये जो एंगल है यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो आप इस बात को ऐसे देख सकते हैं कि अगर ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है एंगल को कैलकुलेट करने के लिए। वो थ्योरी का हिस्सा है, वो हम डिटेल थ्योरी में भी वहाँ पर कवर करेंगे, बट हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन में डायरेक्ट किस तरीके से। तो यहाँ पर आप ऐसा मान सकते हैं कि अगर आपके पास में दो यहाँ पर वेक्टर हो, मैं यहाँ लाइन खींच के समझा देता हूँ। अगर यहाँ एक वेक्टर जो है आपके पास में कौन सा है, तो यहाँ पर ए वेक्टर है, तो ये वेक्टर आपका यहाँ पर ए है, और ये एक दूसरा वेक्टर है, इसका कुछ नाम रख लेते हैं, कितना है, बी है। तो ये आपके ट्राइंगल की दो साइड है। अगर मैं इनका रिजल्टेंट बनाऊं तो वो तीसरी साइड से यहाँ पर बन जाएगा। तो ये यहाँ पर वेक्टर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर आर। तो ये उनका रिजल्टेंट है। तो अगर ट्राइंगल की दो साइड से आप दो वेक्टर्स को शो करते हो तो उनका तीसरा साइड एक रिजल्टेंट की तरह काम करता है। और एंगल बिटवीन रिजल्टेंट और वेक्टर ए जो यहाँ पर है वो है यहाँ पर आपका अल्फा। तो इनके बीच का एंगल जो है वो यहाँ पर अल्फा है। इस ए को अगर मैं थोड़ा आगे ऐसे शिफ्ट कर दूं तो ये भी आपका यहाँ पर ए ही माना जाएगा। बट अगर मैं ऐसे बोलूँ कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो यहाँ पर ये वाला एंगल जो है यहाँ पर आपका यहाँ थीटा कहलाएगा। तो ए और बी के बीच का जो ये एंगल है यहाँ पर ये कितना है, तो ये यहाँ पर आपका थीटा है। तो जब हम इसको यहाँ पर पूरा ड्राइव करते हैं तो इसका ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं बी के सामने वाला, बी यहाँ पर साइन थीटा, और इसके साथ वाले हिस्से को, यहाँ तक के हिस्से को, इस बी के इस वाले हिस्से को हम यहाँ पर बोलते हैं बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि इनके ऊपर से यहाँ वेक्टर्स के साइन हटा देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन यहाँ रहे, और पूरी चीज को मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं अपन। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास में आर, ये ए, और यहाँ पर ये आ गया आपका बी। इस बी का यहाँ वाला ये वाला हिस्सा जो है वो बी कॉस थीटा, और सामने वाला हिस्सा बी साइन थीटा। अब आप इस बात को ऐसे भी देख सकते हैं डायरेक्ट समझ के कि ये जो एंगल यहाँ पर है इस पूरे ट्राइंगल में, और 90 डिग्री की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एंगल जो है वो इसको देख रहा है बी साइन थीटा को, तो आप ऐसे लिख सकते हैं टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखो बी का ये वाला कंपोनेंट एंगल के सामने साइन थीटा है, तो ये बी साइन थीटा अपॉन ये वाला पूरा जो यहाँ पर है, ये थ्योरी वाले हिस्से हैं सब, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में यहाँ पर आपने अल्फा निकाल लिया, और अल्फा इज द एंगल बिटवीन आपका वेक्टर और रिजल्टेंट, वेक्टर में और रिजल्टेंट का यहाँ पर एंगल अल्फा था। इस समय अल्फा ने किसे देखा, बस ये देखो आप, अल्फा यहाँ पर देख रहा है बी को। तो बी को देख रहे हैं तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि बी के ही कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, बी फिर साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। वैसी ही बात यहाँ फॉलो करते हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं।
अगर ये वाला वेक्टर आपका 2x है तो इसको यहाँ से लाके यहाँ तक शिफ्ट कर दो, वेक्टर अपने पैरेलल चल सकता है। तो अगर मान लो ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर लाके हमने रखा तो ये 2x है, तो यही बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x है। अब आपका ये देखो रिजल्टेंट और आपके वेक्टर में, जैसे कि यहाँ पर रिजल्टेंट और वेक्टर में एंगल कितना था, अल्फा। तो मैं यहाँ पर आपका फॉर्मूला लिखता हूँ एक बार के लिए, ये लिखा मैंने टेन अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर टेन अल्फा क्या है, तो ये आपका ये वाला जो 90 डिग्री है, जो रिजल्टेंट में और वेक्टर के बीच का एंगल है, ये देखता किसको, ये देखो आप इस समय ये किसको देख रहा है, 2x को। जैसे ये वाला एंगल आपको किसको देख रहा था, b को। तो जब ये b को देख रहा था तो b के कंपोनेंट तोड़े आपने, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। और अभी ये वाला 90 देख रहा है 2x को, तो क्या लिखेंगे बताइए आप, 90 ने देखा 2x को तो लिखेंगे 2x साइन थीटा। इस 2x के कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, इस 2x के 2x साइन थीटा अपॉन बचा हुआ ये रहा x प्लस 2x कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला मैंने बिल्कुल ऐसा का ऐसा यहाँ पर जो हम वेक्टर्स में करते थे उठा के यहाँ लगा दिया, टेन अल्फा। तो ये लिखा देखो टेन अल्फा इक्वल टू बी के कंपोनेंट तोड़ लिए, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। वैसे यहाँ पे देखो 90 देख रहा था 2x को, जैसे अल्फा देख रहा है b को, तो 2x साइन थीटा अपॉन x प्लस आपका यहाँ पर x प्लस 2x कॉस थीटा। तो 2x का ही साइन वाला कॉम्पोनेंट और 2x का ही कॉस वाला कॉम्पोनेंट। अब यहाँ पर ये जो आपका अल्फा है ये है कितना, यहाँ पे आप चेक करो, अल्फा वो एंगल था जो कि रिजल्टेंट में और आपके वेक्टर में था। तो इस समय पर रिजल्टेंट में और वेक्टर में कौन सा एंगल है, तो रिजल्टेंट में और वेक्टर में जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो इस समय आप बोल सकते हैं कि इस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 90 है, तो ये लिख दिया टेन 90। तो टेन 90 इक्वल टू 2x साइन थीटा अपॉन x प्लस 2x कॉस थीटा। व्हाट इज टेन 90, तो टेन की 90 की वैल्यू आप जानते हैं इन्फिनिटी यहाँ पर होती है। और क्या इन्फिनिटी को यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 1/0। तो टेन 90 था इन्फिनिटी और उसको लिख दिया 1/0 के बराबर। अब यहाँ ध्यान से देखो ये x प्लस 2x कॉस थीटा को मैं किसके बराबर डालता हूँ, 0 के बराबर। तो ये हो गया x प्लस 2x कॉस थीटा इक्वल टू आपका 0। अब ये हो जाएगा 2x कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ x, x से यहाँ पर x कैंसिल कर दिया, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, माइनस का 1/2। कॉस में जिसे नहीं पता वो याद रखिएगा, माइनस 1/2 आपके कॉस 120 डिग्री के अंदर यहाँ पे आता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 120 डिग्री। दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, जो x और 2x इनके बीच का है वो 120 डिग्री होगा। और ये भी आप समझ गए होंगे कि मैंने 90 से बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि रिजल्टेंट इनके बीच में आ रहा है, तो ये इससे कुछ ज्यादा ही यहाँ पर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कई तरह के क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास में जो है वेक्टर्स का, p प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो p माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड के यहाँ पर बराबर है। तो एक जो यहाँ पर है ये p और q जो है उनका रिजल्टेंट है, और एक है p माइनस क्यू का रिजल्टेंट है। ये ध्यान से काम समझना, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में आपको काफी यहाँ पर हेल्प करेगा। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। हम फंडामेंटल क्लियरिटीज पे बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम इन बेसिस को यहाँ पर क्लियर करें, तो आने वाले क्वेश्चन की फॉर्मेशन हमें समझ में लगे कि यहाँ पर ये बोलना क्या चाह रहा है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ एक जो आपका यहाँ पर p वेक्टर है, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये जो वेक्टर है कुछ, इसे मैं यहाँ पर p वेक्टर मान लेता, और ये वाला जो वेक्टर है यहाँ पर ये कौन सा हो गया आपका q वेक्टर यहाँ पर हो गया। अब ये p वेक्टर है और एक यहाँ पर ये q वेक्टर है, तो ये p और ये q, इन दोनों के बीच का यहाँ पर एंगल मान लेते हैं आपका अल्फा। ये क्या लिखा हुआ है, ये p लिखा हुआ है या q लिखा हुआ है, कुछ सोचिए, ये p है या q है। ये याद रखिएगा p और q का दोनों का ये यहाँ पर कोई ये रिजल्टेंट है, ये याद रखिए, क्लियर है। और ऐसा ही ये p माइनस क्यू है, तो देखो p तो p दिख रहा है, बट ये वाला जो है ये q है या माइनस ऑफ q। कभी भी किसी वेक्टर के आगे अगर नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो देखो अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मान लो ये q वेक्टर होता, जैसे से दिस इज q वेक्टर, तो आप चेक कर सकते हो कि ये अगर q वेक्टर है तो इसको अगर मैं पलट दूंगा ऐसा सेम इसी को, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का क्यू वेक्टर। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, वेक्टर के अगर आगे नेगेटिव साइन लगा दिया जाए तो उसकी डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो जाती है, चेंज। तो वो क्यू वेक्टर था, डायरेक्शन पलट गई तो वो माइनस ऑफ क्यू यहाँ पर वेक्टर होगा। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर ये यहाँ पर आपका क्यू वेक्टर है तो ये वाला क्या है, माइनस ऑफ यहाँ पर क्यू वेक्टर है। तो इस माइनस क्यू वेक्टर के केस में हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, ये क्यू था तो ये होगा आपका माइनस का क्यू। हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव साइन लगाते ही वेक्टर पलट जाएगा। तो फिर ये क्या लिखा हुआ है, p माइनस का क्यू। ये p माइनस वेक्टर में p माइनस क्यू मतलब
P और Q दोनों का, P और माइनस Q का ये कोई रिजल्टेंट यहाँ पर होगा। क्लियर है? तो ये P का और Q का रिजल्टेंट है, P Q नहीं है, P और Q का वेक्टर एडिशन हो चुका और उनका यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, ये इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? वैसे ये P और माइनस Q के इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। बट व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड माइनस ऑफ Q? द एंगल बिटवीन P एंड Q इज अल्फा। तो फिर आप बताओ इनके बीच का ये एंगल कितना होगा? ये टोटल सीधी लाइन बन रही है, अगर ये टोटल सीधी लाइन है तो ये एंगल आया आपका 180। अगर ये अल्फा है तो फिर ये कितना होना चाहिए यहाँ पर? 180 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर ये होगा 180 माइनस अल्फा। अब वेक्टर्स में रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है? जब भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट, मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर आपको निकालना हो, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट, तो आपका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आता है? रिजल्टेंट में क्या लिखते हैं अपन? पहला वेक्टर जैसे P है तो P का स्क्वायर, दूसरा वेक्टर जैसे Q है तो Q का स्क्वायर, पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस आप बताएं 2 इंटू P इंटू Q, 2 टाइम्स ऑफ पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर, फिर इन दोनों के बीच में लगा दीजिए कॉस, जो भी इनका एंगल यहाँ पर हो। वैसा ही मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, आप चेक करना। इसका मैग्नीट्यूड लिखने जा रहे हैं P प्लस Q का मैग्नीट्यूड, P प्लस Q का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये था और इनके बीच का एंगल अल्फा है, तो क्या लिखें बताइए? पहले वेक्टर का स्क्वायर, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पहले वेक्टर का स्क्वायर, प्लस फिर आप बताएं क्या लिखना है? दूसरे वेक्टर का स्क्वायर। तो P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस का 2PQ, दोनों के बीच में 2 टाइम्स ऑफ P एंड Q, और जो भी इनके बीच का यहाँ पर एंगल है दैट इज कॉस ऑफ अल्फा। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ और इनके बीच का ये एंगल कॉस अल्फा। अब यहाँ पर हमें जो है बराबर बोला है, ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड है P और Q का, और ये यहाँ पर लिखा है वो P माइनस Q का मैग्नीट्यूड है। क्या लिखना चाहिए बताइए? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। सर नेगेटिव साइन जरूर देखो, डायरेक्शन माइनस लगाई हुई है, नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि ये इसका अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड अगर इसका कोई बोले तो याद रखना मैग्नीट्यूड तो Q ही लेना है, उसमें साइन नहीं लगाना है आपको। तो ये लिखा P का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड, ये तो डायरेक्शन थी नेगेटिव होने की वजह से, मैग्नीट्यूड तो Q ही है, Q का स्क्वायर और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ P स्क्वायर, सॉरी P इंटू Q और कॉस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? कॉस, अब मैं एंगल यहाँ कहाँ लिखूँ आपके लिए, इसको नीचे लिख देता हूँ, तो यहाँ पर इसको एक बार नीचे लिखते हैं, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 2PQ, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड माइनस ऑफ Q? कॉस 180 माइनस अल्फा। चेक कर लीजिए एक बार, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस का 2PQ कॉस 180 माइनस अल्फा। अब इधर यहाँ पर रूट है, तो इधर और इधर रूट क्यों नहीं लगाया? तो इधर वाला जो था रूट, भाई इस वाले का स्क्वायर कर लो और इस वाले का भी स्क्वायर कर लो, दोनों बराबर ही, तो रूट हटा दिया अपन ने। अब कुछ काट रहा है तो काट दो, P से Q, देखो P स्क्वायर से P स्क्वायर काटा है और Q स्क्वायर से Q स्क्वायर काटा है, और यहाँ पर हमेशा याद रखना, ये लिख देता हूँ एक बार 2PQ, ये आया आपका कॉस अल्फा इक्वल टू, अब ये कॉस 180 माइनस अल्फा, ये कॉस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कॉस में 180 माइनस कुछ भी अगर एंगल हो तो कॉस 180 माइनस अल्फा को आप लिख सकते हैं माइनस का कॉस अल्फा। तो कॉस 180 माइनस अल्फा इज माइनस ऑफ कॉस अल्फा। नहीं पता तो याद रखिएगा कॉस 180 माइनस अल्फा को ऐसे लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2PQ, व्हाट इज कॉस 180 माइनस अल्फा? कॉस 180 माइनस अल्फा इज माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस ये लगा दिया, देखो मैंने यहाँ आपका ये रहा और ये रहा माइनस कॉस अल्फा, बाकी सब कट गए थे, इधर शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2PQ कॉस अल्फा प्लस का 2PQ कॉस अल्फा इक्वल टू में कितना आ गया है? 0। तो ये हो गया आपका 4PQ कॉस अल्फा। अब इसमें से कुछ ना कुछ तो एक 0 होना चाहिए, तो 4 0 होने से रहा, और ये वेक्टर है यहाँ पर और गिवन है कुछ ना कुछ, तो फिर कौन होगा 0? कॉस अल्फा इक्वल टू 0। अब कॉस में 0 कहाँ पे यहाँ पर आता है वो यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, तो यहाँ लिखा कॉस अल्फा इक्वल टू
कॉस 90, हमें पहले पता है कॉस में 0 आता है 90 डिग्री पे, तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री। बट इंपॉर्टेंट बात फिर समझना कि ये P और Q का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है और ये P और माइनस के Q का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। और जब P माइनस Q होता है तो जो P और Q का एंगल था उसका एकदम 180 माइनस एंगल यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ही लिया है बट एंगल जब लिखने जा रहे हैं तो P और माइनस Q इज 180 माइनस अल्फा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, आप एक बार सेल्फ खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पूछा है, पहले यहाँ सिचुएशन क्या है, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में यहाँ पर घूम रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ ये वाला पॉइंट ए है, इस जगह पे इसकी स्पीड जो है यहाँ पर b है, मतलब आपकी v है, और b वाले पॉइंट पे भी आपकी स्पीड यहाँ पर v है। मतलब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, मतलब एक तरीके से स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए यहाँ पर लगातार घूम रहे हैं। अगर उसकी स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हैं कि स्पीड में आने वाला चेंज कितना होगा, तो हम बोलेंगे 0, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड थी वही स्पीड यहाँ है। बट यहाँ देखो वेलोसिटी में, देखो आपने v1 लिखा हुआ है और इधर वेलोसिटी में लिखा हुआ है v2, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही इसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो डायरेक्शन के चेंज होते ही वेक्टर यहाँ पर बदल जाएगा। तो ये वाली वेलोसिटी वेक्टर कुछ अलग है और ये वाली वेलोसिटी का वेक्टर यहाँ पर कुछ अलग है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, और दूसरा आपको निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस इंटरवल। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जाता है तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो मैं बोलूंगा एक बार आपको यहाँ की खुद इसे ट्राई करें, इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, आप सेल्फ भी कर सकते हैं। अब यहाँ हम इसे स्टेप बाय स्टेप अचीव करते हैं कि कैसे यहाँ क्या कैलकुलेट करना है। एक तो वेलोसिटी का चेंज, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, स्पीड जरूर सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन के चेंज होने पर वेक्टर बदल जाता है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर यहाँ पर दोनों अलग अलग है। अब मैं इसी वेक्टर को यहाँ पर उठाता हूँ और यहाँ आपके सामने रखता हूँ। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो वेक्टर था ये है आपका v1 वेक्टर, देखो उठाया और ऐसे नीचे रखा, तो ये रहा आपका v1 वेक्टर, क्लियर है। और वेक्टर को अपने पैरेलल चला सकते हैं, हम थ्योरी पढ़ेंगे तब वहां पे फिर बात करेंगे। तो ये ऐसा उठा के यहाँ रखता हूँ, कोई अंतर नहीं आएगा, सेम टू सेम वही ये वाला रखा है यहाँ पे, और इस वाले को उठा करके बिल्कुल यहाँ पर ला के रख देता हूँ। तो ये जो वेक्टर है आपका ये वाला कौन सा हो जाएगा, v2 वेक्टर। तो यहाँ पर ये वाला जो वेक्टर था ये है आपका v1 वेक्टर और मैग्नीट्यूड तो इसका v ही है, क्लियर है। मैं भी डायरेक्शन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ पर नॉर्मल नॉर्मल खेल फॉर्मेट आप समझें। तो ये v1 वेक्टर है और यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पर आपका ये v2 वेक्टर है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये v1 वेक्टर है और यहाँ पर ये v2 वेक्टर है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये v कैसे लिख दिया आगे। यहाँ पर डायरेक्शन आई क्या है, वो यहाँ कुछ जर्नल जो भी है, मैंने केवल वेक्टर वेक्टर लिखा है। तो यहाँ इसको अब थोड़ा यहाँ तो सही कर लेते हैं। तो ये वाला आपका यहाँ पर v1 वेक्टर में, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इसको जब उठा के यहाँ रखा और इसको जब उठा के यहाँ रखा तो इन दोनों में कुछ ना कुछ एंगल तो आ रहा है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, तो यहाँ याद रखिएगा कि देखो ध्यान से अगर दिख रहा हो तो रेडियस में और वेलोसिटी एक दूसरे के 90 डिग्री पे बैठा हुआ है। तो रेडियस और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है क्योंकि वो टेंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर ही होगा। हमने पढ़ा है कि टेंजेंट इस पूरे सर्कल के जो है वो परपेंडिकुलर आएंगे टू द रेडियस। तो रेडियस जब भी आप ड्रॉप करते हैं तो वो इस वाली लाइन के हमेशा 90 डिग्री पे आने वाला है। अब इस समय भी यहाँ पे आप चेक करो एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब इस बात को आप ऐसे देख सकते हो कि अगर मान लो कि ये वेलोसिटी है और अगर ये आपका रेडियस है तो एंगल बताएं दोनों में कितना है, तो आप देख सकते हैं 90 डिग्री का। ऐसे करने पर अगर ये y में देख रहा है और ये x में देख रहा है तो आप देखो मैं इस वेलोसिटी को नीचे लेके आ रहा हूँ और रेडियस को मैं ऐसे घुमाता जा रहा हूँ। एंगल 90 डिग्री रहना चाहिए क्योंकि इधर भी 90 था और कहीं पे भी 90 रहेगा। तो ये ऐसे था, ये x में है और ये y में। इसे घुमा करके देखो पूरा ये नीचे कितना आ गया, ये जो x में था वो आ गया y में और जो y में था वो आ गया यहाँ पर, कहाँ पर x में। तो x वाला आ गया y में और y वाला जो था वो कहाँ पे आ गया यहाँ पर आपके पास में x में। अब भी एंगल यहाँ पर कितना है आप चेक करो 90। इसका मतलब जितना चलता है रेडियस का वेक्टर उतना ही चलता है वेलोसिटी का वेक्टर। अगर रेडियस वेक्टर 90 डिग्री चलता है तो वेलोसिटी को भी 90 डिग्री चलना पड़ेगा, तभी इनके बीच में एंगल यहाँ पर सेम रहेगा। तो आप चेक कर सकते हैं रेडियस का वेक्टर अगर यहाँ से यहाँ तक में कितना चला, खुद देखो इधर से इधर तक रेडियस वेक्टर कितना चला, थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, थीटा। तो जितना चलता है रेडियस वेक्टर उतना चलता है वेलोसिटी। अगर ये चलेगा, ये देखो ये चला, इसको देखना 90 ऊपर से y से x, तो ये वाला x से y, मतलब ये चला जितना उतना चला ये।
तो उसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं, जितना चलता है रेडियस वेक्टर उतने ही चलेंगे वेलोसिटी के वेक्टर, क्योंकि रहना परपेंडिकुलर है। तो इस केस में यहाँ वाला एंगल जो है वो थीटा ही होना चाहिए। कारण ये समझ में आ गया। तो याद रखिएगा, इसको डायरेक्ट हम ऐसे बोल सकते हैं, जितने चलते हैं आपके रेडियस वेक्टर उतने चलते हैं वेलोसिटी वेक्टर। अगर रेडियस वेक्टर थीटा चल रहे हैं तो वेलोसिटी को उतना ही चलना पड़ेगा, तभी वो उसके साथ में सेम एंगल पे यहाँ पर रहेगा। तो ये हो गया v1 और ये हो गया v2। हम निकालने जा रहे हैं पहला आपका चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज को कैसे लिखेंगे? तो किसी भी तरीके के चेंज को आप यहाँ पर क्या लिखते हैं सर? डेल्टा v। तो चेंज होता कैसे, लिखने में कैसे आएगा? तो चेंज लिखने में आएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस आपका इनिशियल वेलोसिटी। चेक कर लो एक बार, चेंज कैसे लिखोगे? चेंज को लिखा डेल्टा v, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल वेलोसिटी कौन सी है? पहले ये v1 पे था, फिर घूमते घूमते v2 पे चला गया, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। और चेंज कैसे लिखते हैं? फाइनल ये रहा माइनस इनिशियल। इस बात को अगर ध्यान से समझे, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम यही समझ रहे थे, तो आप देख सकते हैं ये है v2 माइनस v1 वेक्टर में, तो ये कितना आ जाएगा? v2, और ये प्लस, और ये कितना आ जाएगा? माइनस का v1। तो ये v2 का v2 आ गया अंदर, प्लस माइनस ऑफ v1। मतलब मुझे v1 चाहिए कि माइनस v1 चाहिए, इसका हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर चेंज में फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल जो यहाँ पर है वो तो था v1, बट डेल्टा v निकालने के लिए आपको उसका नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे माइनस का साइन आ रहा है। और जब भी किसी वेक्टर के आगे नेगेटिव साइन लग जाते हैं, वो उसी वेक्टर का नेगेटिव कहलाता है, दैट इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ये सब हम फिर थ्योरी में यहाँ पर कवर करेंगे। तो अभी यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, इसका उल्टा ये हो गया है माइनस v1 वेक्टर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन v1 एंड v2 इज थीटा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन v2 एंड माइनस ऑफ v1, दैट इज, ये हम पहले वाले क्वेश्चन में भी देख चुके थे, पाई माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस थीटा। और इन दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है, तो ये यहाँ पर इसका कुछ आ जाएगा रिजल्टेंट। तो ये आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट, और वो जो रिजल्टेंट आ रहा है v2 में और माइनस v1 में, यही आपका यहाँ पर क्या है? डेल्टा v, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। अब हमें पहले से पता है कि रिजल्टेंट यहाँ पर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ थोड़ा समझने के लिए। और वेलोसिटी के चेंज को यहाँ पर अगर हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आएगा डेल्टा v इक्वल टू रूट में पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज v1 का मैग्नीट्यूड v1, तो ये v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। वो फाइनली v आएगा लिखने में, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, वैल्यू बाद में पुट करेंगे। प्लस का 2v1 v2 cos थीटा। तो जब भी आपको रिजल्टेंट निकालना हो तो रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वैसे v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर। अब याद रखना यहाँ पर स्पीड पूरे पे सेम थी, तो v1 की वैल्यू भी v है और v2 की वैल्यू भी v है। तो ऐसे बोल देता हूँ, देखो v1 का जो मैग्नीट्यूड है और आपके v2 का जो मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल फंडामेंटली चल रहे हैं एकदम, वो यहाँ पर v है, क्योंकि स्पीड हर जगह पे सेम है। तो आप चेंज इन वेलोसिटी का जब यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालने जाते हैं तो कैसे निकालेंगे? v स्क्वायर, पहले का मैग्नीट्यूड v था, फिर दूसरा वाला v स्क्वायर, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v इंटू v। चेक कर लीजिए, इसका v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, फिर आपने लिखा 2, फिर v इंटू v। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? ये लिख दिया आपने यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा, दैट इज पाई माइनस थीटा। ये पूरा रूट चल रहा है इसके ऊपर। तो यहाँ पर v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप? जो है ये लिख सकते हैं 2v स्क्वायर प्लस का 2v स्क्वायर, और पाई कॉस पाई माइनस थीटा, मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखवा चुका हूँ कि कॉस 180, पाई मतलब यहाँ रेडियन में था, तो 180 माइनस थीटा इज एक्चुअली माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो आप याद रखें, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू ये लिखी मैंने यहाँ पर, कॉस पाई माइनस थीटा। और ये यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 2v स्क्वायर आ गया बाहर, अंदर कितना आया? 1 माइनस का कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा आइडेंटिटी यहाँ पर है, तो वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कि 1 माइनस का, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा को डायरेक्ट याद रखिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2।
तो 1 माइनस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा को डायरेक्ट लिख सकते हैं हाफ एंगल प्रॉपर्टी से। तो यहाँ इसको उठाता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ, देखो ये रहा, तो ये हो गया है 2v स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 2, आपका देखो वहां से उठाया और बस इसकी वैल्यू पुट कर दी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो ये हो गया आपका डेल्टा वी, और इस जगह पर इसको जब आप सॉल्व करते हो तो 2 और 2 हो गया 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, डायरेक्ट देखो 4 का रूट के बाहर 2, v स्क्वायर का v साइन थीटा बाई 2। ये तो मुझे सॉल्व करके दिखाना था, बाकी तो हम वैसे भी वेलोसिटी की चेंज या चेंज के वेक्टर को हमेशा ऐसे ही याद करते हैं। अभी तक तो एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया कि ये तो याद ही कर लो कि जब भी चेंज पूछा जाए, जैसे मैं बोलूँ आपको डेल्टा वी मतलब v1 में और v2 में आपको डायरेक्ट ये एंगल निकालना हो, मतलब रिजल्टेंट निकालना हो, इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालना होता v1 और v2 का, जो कि मैं ऐसा बोलता मान लो ये आपका रिजल्टेंट होता, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल के आता अगर ये बराबर है तो आपका आंसर आता 2v cos थीटा बाई 2। ठीक है, इनका रिजल्टेंट आप खुद भी सेल्फ एक बार ट्राई कर सकते हैं, बाकी हम क्वेश्चन में बात कर लेंगे। बट हमें निकालना किसका है, v1 और v2 का रिजल्टेंट निकालना है कि इनका चेंज निकालना है। हमें निकालना है v2 में और माइनस v1 में, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है जो कि आपका यहाँ पर बोल सकते हैं डेल्टा v, वो डायरेक्ट की डायरेक्ट हम वैसे भी याद करते हैं, बाकी हमने तो स्टेप बाय स्टेप समझ लिया। क्या है फॉर्मूला, 2v साइन थीटा बाय 2। तो डायरेक्ट निकालना हो तो v cos थीटा बाई 2, ये नहीं पूछा वैसे भी, बट आपको यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट जो यहाँ पर ये आ रहा है वो है 2v साइन थीटा बाई 2। इसका मतलब हमारे पास में पहला जो रिजल्टेंट हम निकाल चुके हैं चेंज इन वेलोसिटी, दैट विल बी 2v साइन थीटा बाई 2। मार्क करके रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट की तरफ, और अब निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या यहाँ पर है, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आपको एक्सेलरेशन का एवरेज निकालना हो तो आप यहाँ क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। ये होता है वेलोसिटी, चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। अब वेलोसिटी में चेंज कितना आया, अभी अभी हमने पढ़ लिया कि अगर इसके और इसके बीच में ये आपका यहाँ पर क्या था v2 का वेक्टर था, और ये यहाँ पर आपका माइनस का v1 वेक्टर था, और इनके बीच में एंगल यहाँ पर पाई माइनस थीटा था, और ये आपका यहाँ पर वेलोसिटी का आपका चेंज था। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा था वो कितना आया था, 2v, जो डायरेक्ट याद रखते हैं, साइन थीटा बाय 2। और एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है एवरेज, तो चेंज इन वेलोसिटी को तो मैंने डायरेक्ट का डायरेक्ट उठा के पुट कर दिया। अब मुझे टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगा उस पर्टिकुलर तरीके के चेंज को यहाँ पर आने में। तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले वाले पार्ट में आपको निकालना है इस ए से इस बी तक पहुंचने का टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ दिखा देता हूँ कैलकुलेशन ऊपर, कि अगर टाइम निकालना हो तो टाइम को आप कैसे लिखते हो, नॉर्मल नॉर्मल अगर लिखूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या है जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने कवर किया, खुद सोचिए डिस्टेंस है क्या, स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, आर्क है, तो डिस्टेंस तो आपका एक आर्क यहाँ पर दिख रहा होगा, और स्पीड जो है वो यहाँ पर कितनी दिख रही है, v मान लेते हैं क्योंकि v ही है जिससे वो चल रहा था। तो आप चेक करो, डिस्टेंस एक आर्क है AB, और स्पीड यहाँ पर कितनी है v। अब आपका डिस्टेंस जो आर्क यहाँ पर है उसे कैसे निकालें, आर्क कैसे निकलता है, तो आर्क निकलता है सर यहाँ पर देखना, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस, तो आपका आर्क यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आर्क होगा एंगल इनटू रेडियस। तो आप चेक करना भी, आर्क निकालना है तो एंगल कितना है जो चले थे, एंगल तो चले थे थीटा, देखो ये रहा थीटा, और रेडियस यहाँ पर कितना है, ये थीटा जो चला वो यहाँ पर कितना है, तो एंगल तो थीटा है और रेडियस यहाँ पर कितनी है, आर यहाँ पर है, मतलब आर थीटा। तो आप बोल सकते हैं आर्क होता है एंगल इंटू रेडियस, कितना एंगल है जो यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है, तो यहाँ पर जो घूम रहा है वो थीटा है और रेडियस आर है, तो आपका यहाँ पर आर्क हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस। तो ये यहाँ पर हो गया एंगल इंटू रेडियस, और डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी वेलोसिटी आपके पास में यहाँ पर v। तो आर थीटा बाय v, थोड़ा सा इसको प्रॉपर लिख लेते हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आर थीटा
एंगल इंटू रेडियस डिवाइडेड बाय v। ये आपका कुछ यहाँ पर टाइम होना चाहिए। तो टाइम कितना निकल के आ रहा है? तो टाइम आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का आर्क, कितना है आर्क? तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं एंगल इंटू रेडियस, और एंगल कितना है आपका r, और रेडियस कितना है, सॉरी एंगल है थीटा, और ये यहाँ पर r, और डिवाइड बाय आपका यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड v। तो व्हाट इज द टाइम टेकन, कितना टाइम यहाँ पर लगा? तो टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो ये हो गया r थीटा बाय v। इसे जब सॉल्व करोगे तो v और v 2v स्क्वायर आपका साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय r थीटा, दैट इज एवरेज आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन। तो ये आपके एवरेज एक्सेलरेशन का ये आपका क्वेश्चन यहाँ आपको मैं बोल सकता हूँ कि जेई में भी यहाँ पर काफ़ी काम करेगा और नीट में भी काम करेगा, और एकेडमिक्स के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए यहाँ पर आपके आने वाले फॉर्मेट्स में काम आ सकता है।